हिंदी साहित्य में आज सुनिए डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई कहानी पुल टूटते हुए। डॉक्टर सूर्य बालाजी हिंदी साहित्य कथा जगत की एक चमकता हुआ सितारा हैं। उन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। प्रस्तुत है उनकी कहानी पुल टूटते हुए। मेरी आवाज़ में मैं हूँ सीमा सिंह। अपनी ओर एक सरसरी दृष्टि डालती हूँ तो लगता है मैं सचमुच ही एक इमारत की तरह हूँ। पहले पहल सुरुचि सलीके से संवरा हुआ एक खुशगवार ड्राइंग रूम, गर्म चाय और कॉफ़ी के प्यालों के बीच जमकर साहित्य, कला और समाज पर चर्चाएं कीजिए। लेकिन ड्राइंग रूम में बैठने के बाद हर कोई इमारत के अंदर की भी टोह लेना चाहता है ना? और इस खुशनुमा तलाश के लिए निकले व्यक्ति को अगर लगे कि ड्राइंग रूम के बाद इस इमारत में बस लंबा और लंबा सकरा होता चला गया एक अंधेरा सा गलियारा ही तो है, छोड़िए। एक पूरी खुशहाल परिभाष वाली ज़िंदगी गुजार देने के लिए सलीके से सजा एक ड्राइंग रूम ही बहुत नहीं है क्या? अभी अभी आशीष गांगुली गए हैं। जब तक रहे धारा प्रवाह बोलते रहे। प्रदर्शनी के एक कोने में लगे मेरे 5 चित्रों के आधार पर मुझे समूची कला संचेतना की एकाधिकारिणी ठहराते रहे। बहुत सारे आश्वासन और प्रोत्साहन भी देते रहे, जैसे अब इसी आर्ट गैलरी में अपनी एक एकल प्रदर्शनी भी करवा डालो। बाकी के 11 आर्टिस्ट अपने आप कई सीढ़ी नीचे चले जाएंगे। तुम्हारा स्थान भी कहीं ज़्यादा सुरक्षित और निरापद हो जाएगा। पैसे बहुत लगते हैं ना? ठीक है, पर मेरे रहते तुम्हें चिंता किस बात की? कुछ ना कुछ करूँगा ही, फांसता हूँ किसी को। सोर्स, अप्रोच, इस सब के बिना कहाँ काम चलता है। जैसे भी होगा तुम्हारे एकाध चित्र बिकवाने की कोशिश करूँगा। मुझ पर विश्वास नहीं? जाते जाते आशीष गांगुली के हाथ अपनत्व की एक विचित्र परिभाषा देते हुए अचानक मेरे कंधों पर टिकने लगते हैं कि मैं एकदम कंधे सिकोड़ कर वे हाथ झाड़ देती हूँ और उनकी वो फाइल जो वो भूले जा रहे थे उन्हें थमा देती हूँ। इसी तरह अब सीधे सीधे सब कुछ झाड़ देने की आदत सी पड़ गई है। झाड़ झूड़ कर निश्चिंत हो जाती हूँ, एक बोल्ड व बेबाक लड़की की तरह, जिसे तकिए पर सिसकती असुआती पालतू सी जिंदगी से चिढ़ है, जिसे न दाल में नमक कम या सब्जी में रसा ज़्यादा हो जाने का अंदेशा रखना पड़ता है, न गई रात तक ओवरटाइम कर थक कर आए किसी के लिए जमकर खाना गर्म करना पड़ता है। एकदम अपनी मर्जी की सुलझी सपाट जिंदगी, खाने पीने सोने जागने किसी भी बात के लिए कोई बंदिश ही नहीं। बंदिश तो वहाँ भी नहीं थी, माँ पिताजी और छाया के साथ, पर अपना दम ही घुटने लगा था। आए दिन वही पिताजी का प्रोविडेंट फंड और पेंशन का हिसाब लगाते रहना, छाया का कॉलेज के सरों और साथ पढ़ने वाले लड़के लड़कियों की बचकानी चहलबाजियाँ बताते चले जाना, और माँ का सुबह शाम कोयला तोड़ तोड़ कर सिगड़ी सुलगाते और रोटियाँ सेकते चले जाना। बचपन का जाना पहचाना अपना वो पूरा शहर भी एकदम उबाऊ और सड़ा सा लगने लगा था। यहाँ इस नए शहर में अच्छा है, पहचान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दिन भर स्कूल, सुबह शाम अपनी मर्जी के सवालों के लाल हरे झंडे लिए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ऊबती यहाँ भी हूँ जब शौनक मौके बेमौके आकर सिगरेट के कश खींच खींच कर राख झाड़नी शुरू कर देता है, अपनी पिटी पिटाई सूरत के साथ। वैसे मुझे मालूम है मेरे इस कमरे में बैठ बैठ कर सिगरेट सुलगाने के बहाने वो शमिता की ईर्ष्याग्नि सुलगाता है, पर जाने देती हूँ उसके प्रति बढ़ती दया या सहानुभूति में मेरी अपनी आत्मतुष्टि का भी तो हिस्सा रहता है। फिर वो अपने नए चित्रों की चर्चा पर आ जाता है। अपने चित्रों की चर्चा वो खुद ही करता है, बाकी लोग तो शौनक की अनुपस्थित में उसके चित्रों का जिक्र चलते ही ठठाकर हंस पड़ते हैं। मुझे हैरत होती है, वैसे कुल 2.5 साल पहले इसी शौनक की इस मायूस सूरत और बचकानी लफ्फाजी में फंसकर जिंदगी का एक महत्वपूर्ण निर्णय ले डालने के लिए करीब करीब तैयार हो चुकी थी। पता नहीं, शायद मन से ज़्यादा समझ ने जल्दी से जल्दी वो निर्णय ले लेने के लिए जोर मारा था। लेकिन शौनक मुझसे भी ज़्यादा समझदार निकला था। पार्क की बेंच पर चने कुरमुरे ढूंढते हुए बड़े दार्शनिक अंदाज में उसने पूछा था, मुंगेर में तो तुम्हारे पिताजी का अपना मकान है ना? प्रेम प्रसंग का मध्यांतर इस तरह होते देख मैं चौंकी थी, पर बगैर कान खड़े किए बेफिक्री से हंसी थी। अरे, उस पर तो तुम्हारे वजन भर कर्ज लदा है, जिसे चुका पाना इस जन्म में तो पिताजी के बूते के बाहर की बात है।
और ऊपर से मकान के नाम पर जो कुछ है वो जमा पूंजी 2 साबुत कुर्सियों को छोड़कर अधफूटी दीवारों, धरनों, बट्टियों और मलबे के बीच उगे घास फूस के साथ पुरातत्व प्रेमियों का पिकनिक स्पॉट बन चुका है। फिर भी शौनक इतनी जल्दी निराश नहीं होना चाहता था। जमीन तो होगी ही और तुम 2 बहनें ही हो ना शायद। ये कहकर उसने अपने आप को दिलासा तो दे ली थी, पर लगता है उस क्षण से ही वो काफ़ी उधेड़बुन में पड़ा रहा। उसे साफ साफ अपना भविष्य मेरे अधफूटे मकान के मलबे में दबा नजर आने लगा था। काफ़ी सोचने के बाद उसे उम्मीद का एक ही छोर नजर आया था। हम लोगों के तो बड़े बेकार के खर्चे हैं। सिगरेट, पान, चाय, कॉफ़ी के दौर कभी कभी बहुत खल जाते हैं। तुम लोगों का अच्छा है, कम से कम इस तरह की लत नहीं, बचा लेती होगी काफ़ी। मेरे सिर हिला देने पर उसे आश्चर्य हुआ था। क्यों, तुम्हारे पिताजी तो बैंक में है ना? हैं, नहीं थे। अब तो मुझे छोटी बहन की पढ़ाई का खर्च भी संभालना होता है। ओह, शौनक ने अपनी व्यक्तिगत हताशा प्रकट की थी और मैं इसे अपने प्रति हमदर्दी समझ बैठी थी। सचमुच शौनक को मेरे साथ जुड़ा उसका भविष्य अब असुरक्षित ही नहीं, अर्थहीन भी नजर आने लगा था। दहेज का विरोधी और प्रगतिशील नवयुवक संघ का सक्रिय सदस्य होते हुए भी उसने भाई न होने की लाभप्रद स्थिति में थोड़ी सी मिल्कियत और विदेश के एकाध कला यात्रा भर की उम्मीद तो लगा ही रखी थी। लेकिन अब वो साफ देख रहा था कि न एकल प्रदर्शनियां हो पाएंगी, न विदेश यात्राओं का दौरा लग पाएगा। बस पत्नी सुख ही पा सकेगा, जो ऐरे गहरे सभी पाते हैं। थोड़े दिन वो काफ़ी गड़बड़ाया और परेशान सा रहा, फिर अपने को संभाल कर एक नए प्रयोग में जुट गया। मैंने महसूस किया कि मेरे उसके संबंधों की क्यारियाँ उखड़ रही हैं। उसके अनजाने ही मैंने उसे कई बार शमिता आनंद के पीछे पीछे या साथ साथ आते जाते देख लिया था। बेचारा शौनक, उसके हताश मन को किसी ने सुखा दिया था कि सिरेमिक्स वाले आनंद सर होनहार युवकों पर बड़ी जल्दी पसीज जाते हैं। परिचय उनकी लड़की शमिता के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। जल्दी ही शौनक शमिता और आनंद सर को अपने अंदर बहुत सी संभावनाएं दिखाने में सफल हो गया था और बड़ी संभावनाओं वाले इस शौनक युवक के लिए ढेर सारी पुत्रियों के पिता आनंद सर ने दूसरे विभाग का होते हुए भी 2 साल की छात्रवृत्ति स्वीकृत करा दी थी और दहेज में उस रकम को काटते हुए शमिता के साथ विवाह की अनुमति भी दे दी थी। मैंने ये सब सुना था और अंदर के हरहराते समंदर पर चट्टान की तरह चढ़कर दूसरों के सामने कंधे सिकोड़कर बेफिक्री से मुस्कुरा दी थी। आज वही शौनक अपनी भावनाओं पर हुए कुठाराघातों की करुण कथा सुना रहा था। वैसा ही कुंठाग्रस्त, हताश और पिटा पिटाया सा। औरों के मुंह से भी तरह तरह की बातें सुनने में आई थीं। कोई शमिता को शौनक पर हावी पता था, कोई शौनक को महापौर। मुझे इन बारीकियों से कोई सरोकार नहीं था। मेरी अंतरात्मा एक पाखंडी हमदर्दी जताकर अपने भीतर का विद्रोह संतुष्ट कर लेती थी, बस। इसके बाद बहुत दिनों तक उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला था। मैं थी भी नहीं, स्कूल की लड़कियों के साथ दक्षिण टूर पर चली गई थी। लौटने के साथ ही पहली खबर ये मिली कि शमिता शौनक को छोड़कर अलग रह रही है। दूसरे दिन रंग रेखा की सीढ़ियों पर सामना होते ही शमिता का गला भर्रा आया था। बहुत अंदर तक भरा दबा सब कुछ एक तेज बहाव के साथ बह निकला था। मुझे दुनिया के समझने ना समझने से कोई वास्ता नहीं। असलियत तो यह है कि मैं खुद तंग आ गई थी उसकी खुदगर्ज संकीर्णताओं से। सच कहती हूँ माया जी, शादी के दिन से ही मैं उसके मुंह से लगातार यही सुनती आ रही हूँ, शमिता मैं ये चाहता हूँ, शमिता मैं वो चाहता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। कभी उसने ये नहीं पूछा होगा कि शमिता तुम्हें कैसा प्यार चाहिए, तुम्हें कैसा जीवन चाहिए और तुम्हें जो कुछ चाहिए उसका शतांश भी मैं देने की औकात रखता हूँ या नहीं। हाँ, ये एक डायलॉग था जो मेरे अंदर तक की बंजर धरती को सींच गया था। नहीं तो अपने सगे शहर से लेकर स्कूल के स्टाफ रूम तक वही दकियानूस फुसफुसाहटें, जानबूझकर छेड़ी गई दिलचस्प चटकारे मारती चर्चाएं, पीठ पीछे एक दूसरे की जासूसी करती चोर निगाहें। बतौर बान की बड़ी सनसनीखेज खबर है मालती जी, वो पिद्दी सी दिखने वाली रीता कोर्ट मैरिज कराई। हाय सच? कौन चिड़ी मार रही जा उस पर? लीजिए, अब ये भी बताना पड़ेगा। दिल लगा दीवार से तो शेष वाक्य आंख मार कर पूरा कर दिया जाता है। ये चर्चाएं ज़्यादा दिलचस्प और रंगीन तब होती हैं जब खासकर
मैं स्टाफ रूम में नहीं होती। कभी एक कोने से फुसफुसाहट उभरती है, हाँ हाँ, ज्योग्राफी वाली कांता ही। झूठ, बहुत सी कलमें एक साथ हाथों से छूटते छूटते बच जाती हैं। ये लो, इनविटेशन कार्ड का मजमून देख कर आ रही हूँ। हनीमून की टिकट तक रिजर्व हो चुके हैं। हैं? हैरत भरी निगाहें उठती हैं। लेकिन ये खिचड़ी कब से पक रही थी? अजी बीरबल की खिचड़ी थी ना, चेहरे की सलवटों और स्याह सफ़ेद बालों के साथ पक रही थी। उसके बाद टोकरे भर खिक खिक खी और फिर कलमें फिर से रजिस्टर पर लौटने लगती हैं। सुवर्णा दी ने उपस्थिति भरते भरते निर्णयात्मक उपवास किया है। कुछ भी कह लीजिए, अकेली औरत होकर रहना आसान नहीं। नई नई ही आई शर्मिला जैन बड़ी बेबाकी से बोली थी, वो समय बीत चुका है सुवर्णा दी। आज अकेली औरत भी उतनी ही पूर्ण है और नैतिकता के नाम पर लादी गई ज्यादतियों से मुक्त होकर वो अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। देखिए ना, अभी हाल में एक पत्रिका में, अरे तुमने वो फिल्मी हीरोइन वाला वक्तव्य पढ़ लिया होगा। अपनी नज़र की हीरोइन ने अविवाहित रहकर माँ बनने की ख्वाहिश व्यक्त की है ना। बात काट कर मिसेस ठक्कर बोली थी, अरे ये वर्ग तो पत्र पत्रिकाओं की सुर्खियों में आने के लिए खुद ही अपने लिए अफवाहें और गॉसिप गढ़ा करता है। तुम जरा ये सब कम ही पढ़ा करो। हर तरफ से ठहाके की आवाज़ें आई थीं और चर्चा खासी जायकेदार हो उठी थी। नहीं जी, होती भी हैं कुछ साहसी महिलाएं जो जिहाद के नाम पर नैतिकता की छाती पर मूंग दलती रहती हैं। लेकिन नैतिकता अपने आप में काफ़ी भ्रामक शब्द है मालती। जो कल तक अनैतिक माना जाता था वही आज। अंतर बस इतना है शर्मिला कि एक ऐसी रेखा खींच दी जाए जो मनुष्य समाज को पशु समाज से पृथक कर सके। पूर्ण स्वच्छंद जीवन पशु समाज में हो सकता है, मनुष्य समाज में नहीं। और मेरे ख्याल से हीरोइन बेचारी को दूसरों की तुलना में इस सब का कुछ खास अनुभव भी ना होगा। सुवर्णा दी की मीठी चुटकी पर फिर ठहाका लगा था। आर्ट गैलरी की चौड़ी गोलाकार सीढ़ियों पर हमेशा की ही तरह लंबी दाढ़ी और थैले लटकाए कश पर कश खींचते गुबार उड़ाते आर्टिस्टों के झुंड यहाँ वहाँ बिखरे थे। शीघ्रता और व्यस्तता का भाव दिखाने के बावजूद दुआ सलाम होती रही। अरे माया जी, क्या हो गया? इधर दिखी ही नहीं। लगता है जोर शोर से कला साधना में लगी हैं। रस्तोगी, इनसे मिलो, मिस माया सिन्हा। चित्र तो तुमने देखे ही थे इनके इस प्रदर्शनी में। बहुत संभावनाएं हैं आप में, जुटी रहिए। थैंक्स, चलूँ, जरा जल्दी में हूँ। इस तरह के घिसे पिटे कमेंट्स सुनने की ऐसी आदत पड़ गई है कि कोई ईमानदारी से भी कहता है तो ना कोई प्रेरणा मिलती है ना प्रोत्साहन। हाँ, वही अंदर वाला दंभ जैसे एक पैक चढ़ाकर नशे में धुत हो जाता है। राघव जी, मेरे 5 चित्र निकलवा दीजिएगा, वही जो प्रदर्शनी में लगे थे। हाँ हाँ जरूर, मैं सोच ही रहा था कि क्या बात है, और आर्टिस्ट तो दूसरे ही दिन ले गए और आप आज 7 दिन होने को आए। फिर चपरासी को आवाज़ लगाने लगा, अरे प्यारे लाल, जरा वो दाहिने कोने में रखी पेंटिंग्स उठा के लाना तो, संभाल के। उसे मालूम था कि हर आर्टिस्ट को प्रदर्शनी के बाद उत्सुकता होती है। कोई खरीदार मिला था? किसी ने रुचि दिखाई थी? मैंने जानबूझकर नहीं पूछा, क्योंकि 7 दिन गुजर चुके थे। राघव जी ने थोड़ी देर तक मुझसे पूछे जाने का इंतज़ार किया था, फिर खुद ही बोला, आपके उस चित्र नागफनी के लिए एक ग्राहक मिला था। एक और चित्र भी चाहता था, पर 250 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं था। अंदर बढ़ती धड़कन दबाते हुए मैंने थोड़े खींच भरे स्वर में कहा, लेकिन मूल्य तो हर चित्र के पीछे लिखे ही होते हैं, फिर क्या साग भाजी है जो? अजी, अब सब समझते हैं आर्टिस्ट की लाचारी को कि नहीं बेचेगा तो जाएगा कहाँ। खैर, ये तो बता रहा था कि कलाकारों के हित के लिए ही एक बड़ा कलेक्शन तैयार कर रहे हैं कुछ उत्साही युवक मिलकर, और उतने साधन संपन्न हैं नहीं। फिर उन्हें ऐसा काम ही नहीं उठाना चाहिए था। खैर, आपने क्या कहा? स्पष्ट था कि सारी खींच के बावजूद मैं रुचि दिखा रही थी। मैंने यही कहा कि माया जी तो कभी नहीं देंगी, फिर भी मैं पूछ के देखूंगा। असल में शौनक ने अपने 5 दिए न 250-250 में, तो शौनक को तो ज़रूरत थी और चित्र भी निकालने ही थे। क्यों? मेरी समझ में नहीं आया। अरे वो दोनों मियाँ बीबी एडिनबरा जा रहे हैं ना। एडिनबरा? मैं अपना आश्चर्य रोक न पाई। अरे आपको नहीं मालूम? दोनों मियाँ बीबी स्कॉलरशिप पर जा रहे हैं 2-2 साल के लिए। कैसी हायर स्टडी? किस विषय में? अब ये सब तो आप आर्टिस्ट लोग जाने। मुझसे तो यही कह रहे थे कि बस 2 हफ्ते बाद रवाना होना है, इसलिए हम दोनों बहुत व्यस्त हैं। अच्छा अच्छा,
तो आपके चित्रों के लिए अगर पूछें, कह दीजिएगा मैं तैयार नहीं, लेकिन देख लीजिएगा 300 तक देने को तैयार हूँ तो मुझे स्कूल में फ़ोन कर दीजिएगा। वैसे मन तो नहीं कर रहा है, पर उत्साही लोग हैं, एनकरेज करना चाहिए। मैंने चौंक कर देखा। राघव मेरे चेहरे की खींच, संकोच और उसके ऊपर ज़बरदस्ती अड़ी ऐंठ को बहुत बारीकी से देख रहा है और किसी भी क्षण मुस्कुरा सकता है। देर हो रही है, मैं चलती हूँ, ज़रा प्यारे से कह देंगे रिक्शे पर रखवा दे। ज़रूर ज़रूर। रिक्शा चल पड़ने के साथ आंखों में जैसे नमक के डले घुलने लगे। गले में कुछ फड़फड़ाता सा लगा था। शौनक शमिता स्कॉलरशिप, एडिनबरा। तो दोनों एक हो गए, परस्पर सहमत, साथ साथ एडिनबरा। आखिर कैसे हो गया ये सब एकदम से एडिनबरा? फिर भी मुख्य और महत्वपूर्ण ये है कि वे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं ये नहीं। तो अब शौनक को शमिता से शिकायत नहीं। शमिता के लिए भी शौनक खुदगर्ज नहीं रहा, क्योंकि दोनों को कुछ वांछित मिल गया है। दोनों अब कुंठित नहीं। अब शौनक कहीं ज़्यादा सहज होगा, कहीं ज़्यादा आश्वस्त। अब वो राख से अटी एस्ट्रे के बहाने मेरे सामने बिखरेगा नहीं, और न शमिता ही रोती धोती उसकी खुदगर्जी बखानेगी। खट, रिक्शे की चेन उतर गई थी। सामने पार्क में बच्चे किलकारी मारते खेल रहे थे। चारों ओर हरे लंबे बराबरी से लगे पतले पतले अशोक के वृक्ष की कतारें थीं। कतारों से अलग एक पेड़ की छांव में हल्की पीली साड़ी में कोई लड़की बैठी थी। मैं एक पल को चिहुक सी गई। ये रंग, हाँ बिल्कुल ऐसा ही रंग उस साड़ी का था जिसे पहनकर मैं उस दिन पार्क में बैठी थी। सामने मुझे घेरे हुए 8-9 औरतें बैठी थीं, जिसमें कम उम्र की प्रौढ़ाएं और 1-2 बड़ी बुढ़िया नुमा भी थीं। तरह तरह की अन्वेषी दृष्टियां मुझ में न जाने क्या क्या खोजती हुईं। पिताजी थोड़ा अलग हटकर मर्दानों के साथ थे, जो औरतों की राय की प्रतीक्षा कर रहे थे। जवाब दूसरे दिन ना में सुनने को मिला था। अशोक की हरी हरी पत्तियां मुझे बुरी तरह चुभने लगीं। मैं रिक्शे वाले पर खींची कि उसकी चेन कितनी बार उतर चुकी। एक बार मंदिर में भी। मुझे हर बार की साड़ी याद है, क्योंकि बड़े वाद विवादों के बाद साड़ी के रंग का चुनाव किया जाता। मंदिर में भी वही हुआ था जो पार्क में हुआ था, और पार्क में भी तो वही हुआ जो कईयों बार घर में हो चुका था। मसलन हर महीने 2 महीने में एक बार बैठक करीने से झाड़ी पोंछी जाती, धुले मेजपोश और चादरें बिछाई जाती, देसी घी की मिठाइयाँ और काजू डली नमकीन आती, और अंत में चांदी की तश्तरी में पान के बीड़े लिए सिर झुकाए एक अत्यंत दयनीय मुस्कान के साथ मैं पहुंच जाती। मर्दाने जनाने सवाल जवाबों का घिसा पिटा सिलसिला शुरू हो जाता। किस दर्जे तक तालीम हासिल की है? अंग्रेजी भी पढ़ी हो बिटिया? कुछ गाना बजाना जानती हो? क्या क्या कपड़े काट सिल लेती हो? मर्दाने बुशर्ट कमीचे नहीं? कभी पूछा जाता मांस मछली तो नहीं खाती? कभी सवाल उलट कर आता, मीट की क्या क्या चीज़ें पकाना जानती हो? फिर जानबूझकर अंदर भेजा जाता, जिससे चाल की और पैरों में कोई रोग न होने की तसल्ली हो जाए। कभी शर्माने के लिए सख्त शब्दों में मनाही कर ऊपर देखने को कहा जाता और आंखों की परीक्षा हो जाती। बाद में चश्मे को लेकर पूछताछ होती। 1-2 जगह पहले चश्मा को लेकर ही ना हो जाने से अब पहले ही बता दिया जाता, और मैं चश्मा पहन कर ही जाती। तब चश्मा उतरवाकर आँख और चश्मा अलग अलग जांचे जाते। धीरे धीरे अपनी नियति को जिस सहज भाव से एक आम लड़की की उम्मीदों के सहारे टांग दिया था, वो उम्मीदों का छोर हाथ से छूटता चला गया। माँ पिताजी भी लड़की के टूटते मन का ख्याल कर घर में दिखाने के बदले पार्क, मंदिर, रेस्टोरेंट में दिखाने ले जाने लगे। लेकिन जगह बदलने से जवाब नहीं बदले। जवाब तो कहीं चश्मे के बहाने, कहीं दबे रंग के बहाने, कहीं चेहरे के कट्स के बहाने कतराते ही गए। कहीं कहीं इन क्षतियों की पूर्ति कुछ भारी मिल्कियत या दान दहेज लेकर मामला विचाराधीन करने के लिए कहा जाता, जिसे मान लेने के लिए पिताजी की औकात जवाब दी जाती। सिलसिले की इतिश्री मैंने ही कर दी थी, या हो गई थी, जब आखिरी बार कॉफ़ी हाउस में औरतों की जमात के बीच वो हद तक सांवली और फूहड़पन से सजी लड़की अपनी सी ही अपनी बहन से कह रही थी, और तो सब ठीक है, पर चेहरे पर आब नहीं है। मेरी झुकी आंखों से एकदम चिंगारियां फूटी थीं। जी हाँ, आपके चेहरे की तरह। वे चेहरे हड़बड़ाकर तिलमिलाते हुए चले गए थे। मैं थर थर काँप रही थी, पर माँ पिताजी ने मुझसे कुछ नहीं कहा था। शायद समय के उस टुकड़े ने उनके भी किसी खंडित दर्प को तुष्ट किया था।
माँ और पिताजी के कुछ न कहने के कारण ही शायद मेरा साहस दुस्साहस में बदल गया था और मैं अपनी लाचारी को अपनी मर्जी बना बैठी थी। उम्मीदों इंतज़ारों की टकराहटों से चूर चूर होते मेरे आहत अहम के खंडहर पर बना था ये अपनी मर्जी शब्द। इस शब्द की मदद से मैंने अपने मन की सारी कमज़ोर आवाज़ों को दबा दिया था। वे सचमुच चुप भी हो गई थीं, लेकिन आज वही आवाज़ें लगातार फुसफुसाने लगीं। शौनक जा रहा है शमिता के साथ एडिनबरा। शौनक शमिता जा रहे हैं। शौनक जा रहा है। रिक्शे से उतरकर बैग में पैसे तलाशती चौंक पड़ी। दरवाजे पर दीवार का सहारा लिए थके से पिताजी खड़े थे। पास में ज़मीन पर एक छोटा सा बंडल और रैक्सीन की अटफटी अटैची रखी थी। अरे आप? मैं पैर छूने के नाम पर थोड़ी सी झुकी। फ़ोन कर दिया होता स्कूल में। सुखी रहो, यूं ही सोचा आती ही होगी, लेकिन कभी कभी मुझे देर भी हो जाती है। आइए अटैची में ले लेती हूँ। पिताजी के आने ने मुझे काफ़ी चौंकाया था। बस ना खुश थी न दुखी। पूछने को भी कुछ खास ना जुटा पाई। हालांकि पिताजी शहर में पहली बार आए थे। नौकरी मिले ही मुझे कुल 2.5 साल हुआ था। पहले साल हर छुट्टी में गई थी घर, उसके दूसरे साल एक बार। इस साल गई ही नहीं, मन ही नहीं हुआ। घर के नाम से एक अजीब ऊब, तटस्थता और खिन्नता व्यापती गई धीरे धीरे। माँ, पिताजी और छाया की उपस्थिति में मुझे एक घुटन सी पैदा होने लगती थी। उस मुकाबले इस पराए शहर की कोठरी कहीं ज़्यादा राहत भरी लगने लगी। कैसे आए? मकान ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई? ना, नहीं। सहसा याद आया, चाय पिएंगे? हाँ हाँ। हाथ मुँह धो लीजिए। हाँ, धो लेता हूँ। चाय पीने के बाद भी पिताजी को बातों का सिलसिला शुरू करने का कोई छोर नहीं मिल पाया। उनकी असहाय स्थिति पर दया कर मैंने पकड़ा दिया वो छोर। माँ घबरा गई थी क्या? शायद तभी आपको भेजा। हाँ हाँ हाँ। पिताजी ने जल्दी से मेरा थमाया हुआ छोर पकड़ लिया। तुम आई भी नहीं, पत्र भी बहुत कम लिखती हो, बल्कि वो तो खुद भी आने को तैयार थी। अरे, मैंने एक तटस्थ सी मान्यता दे दी माँ की घबराहट को। मैं थकी थी, मन और शरीर दोनों से लस्त खींच गई। पिताजी असली मुद्दे पर आते क्यों नहीं? सीधे साधे पूछा, और कोई खास काम था? हाँ, ऐसा है, दरअसल छाया की शादी करीब करीब तय हो गई है। ओह, अच्छा है। लेकिन ये कहने के साथ ही मैंने अपने अंदर क्या कुछ सुलगता, दहकता और राख होता महसूस किया, कभी नहीं बता सकूंगी। ऊपर से सपाट दिखती मेरी इस चट्टानी सतह के नीचे कितना बड़ा ज्वालामुखी फूटकर बह रहा था। अच्छा है, मैंने फिर दोहराया। लड़का कैसा है? छाया को पसंद तो होगा? हाँ, दरअसल प्रस्ताव लड़के वालों की तरफ से ही आया। कुछ जान पहचान दोस्ती ही समझो हो गई थी। पिताजी सिर झुकाए अटक अटक कर बोल रहे थे, जैसे इस दोस्ती वाली बात पर उन्हें मेरे सामने खुद झेप आ रही हो। तो ठीक तो है। कहते कहते मैं सचेत हो जाती हूँ। आवाज़ कांपी तो नहीं? नहीं, कांपेगी कैसे? कल ही शौनक शमिता के एडिनबरा जाने की खबर से क्या कांपी थी? बस यही है कि जरा आर्ट गैलरी के पथरीले खंभे एक अजीब सा जादुई करिश्मा दिखाने लगे हैं। कभी पत्थर के रहते हैं, कभी मंडप के हरे चिकने बांसों से चमकने लगते हैं। सब तरफ से खासी भीड़ सी जुटकर एक में गड्ढमड्ढ होने लगती है, पर मेरा मस्तिष्क बड़ी मुस्तैदी से उन्हें 2 खानों में बांट देता है। एक तरफ शौनक शमिता, छाया, अफरा तफरी, भागदौड़, बंधनवार, झालरें, मंडप। दूसरी ओर आशीष गांगुली, राघव, मैं, साथ साथ दाढ़ियों वाले सिगरेट फूंकते तनावग्रस्त चेहरे। आर्ट गैलरी और मोटे पथरीले खंभे। धीरे धीरे सब कुछ एक एक कर गायब हो जाता है। बस छाया रह जाती है। छाया हंस रही है, छाया सिसक रही है, छाया खींच रही है, छाया शर्मा रही है, छाया चुप शांत बैठी है, और मैं इसमें से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आवाज़ें हैं कि अपनी पूरी ऊंचाई पर चीखती जा रही हैं। वही 1-2 वाक्य, वही 2-4 शब्द, एक के ऊपर एक चुनते हुए, जैसे एक बहुत ऊंची मीनार बनाते जा रहे हैं। और मुझे लगता है ये मीनार मेरे ऊपर ढहने ही वाली है। मुझे ढहाने के लिए तो बस एक ही वाक्य काफ़ी है कि छाया के लिए कोई खुद अपना हाथ बढ़ा रहा है। मैं तुमको इसी सब को लेकर कुछ पूछना चाहता था। पिताजी फिर अटक रहे थे। इसी सब से मतलब छाया के विवाह, लेन देन आदि की ओर ही उनका इशारा होगा? कहिए क्या? यही कि अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अपने बारे में? जैसे कोई आँच लटकी हो,
घायल योद्धा सी मैं अपनी रक्षा के लिए आसपास बिखरे अस्त्र शस्त्र बटोरने लगी। मैं तो अपनी मर्जी से ही यहाँ हूँ। मेरा निश्चय तो आप जानते हैं बेकार में। वो तो है, पर तुम ही सोचो, बड़ी बहन ऐसी ही रहे और छोटी बहन की शादी हो, ये सब जरा कुछ। मेरा मतलब है, मेरे और तुम्हारी माँ के गले से नीचे नहीं उतर पा रहा है। वैसे भी लोग कुछ ना कुछ उड़ाते ही। उड़ाने दीजिए, मुझे फिक्र नहीं है। मैं तो अपनी मर्जी से ऐसे ही रहना चाहती हूँ। मैं इन सब झंझटों में पड़ना ही नहीं चाहती। बीसों बार के कहे अपने घिसे पिटे वाक्य दोहराकर मैं जैसे अपने आप को ही सुना रही थी, पर यह दीवार उतनी खोखली थी जो उठाने के साथ साथ ही जैसे ढहती चली जा रही थी। पिताजी शांत थे। जहाँ तक तुम्हारी मर्जी का सवाल है, हमने कभी इनकार नहीं किया, पर मान लो कोई अपने आप तैयार हो। मेरे लिए? ये पिताजी क्या कह रहे हैं? मुझे विश्वास हो भी कैसे सकता था? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है, अगर कोई खुद ही तैयार हो और छाया की शादी से पहले मैं तुम्हारे दायित्व से मुक्त हो जाऊं, तब तो तुम्हें इनकार नहीं होना चाहिए ना? इनकार? मेरी मर्जी? तो क्या आज सचमुच ये शब्द अपनी सही अर्थवत्ता पाएगा? फिर भी मैं संयत होने की कोशिश करती हूँ। पता नहीं कौन। तुम जानती हो, तुमने उसे देखा भी है। अच्छी सर्विस, पर्सनालिटी भी, घर का भी अच्छा, स्वभाव भी परखा हुआ। हृदय उत्तेजना में इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे ट्रेन पुल से गुजर रही हो। तो क्या कोई ऐसा अब तक रह गया था मेरे लिए? इस सारे उलझे समीकरण का क्या ऐसा हल भी निकल सकता था? सचमुच? क्या सचमुच कोई स्वयं? हमारे घर भी तो आ चुका है कई बार। तुमसे बातचीत भी की थी थोड़ी बहुत। वही हमारी गली के आखिरी मकान वाले शिवसागर जी का बेटा अविनाश। अविनाश? मुझे लग रहा था गुजरती हुई ट्रेन के नीचे पुल तेजी से धड़धड़ा रहा है। तुम्हें याद होगा, उससे तुम्हारे रिश्ते की बात भी चली थी। वे लोग करीब करीब तैयार थे, पर तभी बिहार की कोई पार्टी आकर 11 गिन्नियों की वर्षा रख निर्णय अपने हक में करवा गई थी, और उन्हें बाद में पता चला कि लड़की को हिस्टीरिया के दौरे आते थे। अभी 3 महीने पहले ही गुजर गई। अब 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर छुट्टी में आया हुआ है। काफ़ी परेशान रहता है। बड़े प्यारे बच्चे हैं बेचारे। वैसे शादी के लिए तो बहुत से लोग घेरे हुए हैं। लड़की वाले तो गरजमंद होते ही हैं ना। पर अविनाश ने खुद ही मुझसे चर्चा चलाई, मुझे घर पर भी बुलवाया। एक्साइज इंस्पेक्टर है, ऊपर की भी खासी आमदनी है। कह रहा था रिश्ते तो अच्छे से अच्छे घरों से आ रहे हैं, पर अब जानी बूझी लड़की से ही शादी करूंगा जो मेरे बच्चों को प्यार से पाल सके। धड़ाक धमाक, अचानक भीषण धमाके के साथ वो पुल भड़बड़ा कर टूट जाता है। तमाम बेआवाज़ चीखें और हाहाकार नीचे के हरहराते पानी में डूबकर शांत निर्जीव हो जाते हैं। सामने बैठे पिताजी पूरे विश्वास के साथ मेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई कहानी पुल टूटते हुए। साधारण शक्लो सूरत वाली एक युवती की कहानी। आपको कहानी अच्छी लगी या नहीं, मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।